ये फरमाइएगा एहसन इकबाल साहब कि अब आज का जो फैसला है, नवाज शरीफ साहब की वापसी, तारीख, हर चीज़ अब हमारे पास आ चुकी है, इस फैसले का आप क्या असर देखते हैं? क्योंकि अबूरी जमानत के हवाले से तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज बताया कि हिफाजती जमानत ली जाएगी नवाज शरीफ साहब जैसे ही यहाँ पाकिस्तान लैंड होंगे, लेकिन इज ही इन हॉट वाटर्स आफ्टर दिस वर्डिक्ट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब किसी भी लिहाज से हॉट वाटर्स में है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बात अब वाजे हो चुकी है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब की नाअहली और जो केसेस उनके खिलाफ तैयार किए गए थे वो एक पूरी साजिश थी, और उस साजिश के मुख्तलिफ अदाकार खुद गवाही दे चुके हैं, और ऐसे लोग जो साजिश में शरीक थे वो भी मुख्तलिफ मौक़ों पर इसकी हकीकत बयान कर चुके हैं। तो अब कौम के सामने ये हकीकत आ चुकी है कि 2017-18 में पाकिस्तान में रजीम चेंज लाने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के चंद जजेस, जिनमें साकिब निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, और इसी तरह उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ थे, ये लोग सरगर्म थे, और इन्होंने वो तमाम कहानियाँ बनाई। वो तमाम साजिश के नतीजे में एक चलती हुई हुकूमत को, पाकिस्तान की मईशत को बहाल होते हुए इन्होंने क्रैश लैंड किया, और एक इनकॉम्पिटेंट लीडर को, जिसको कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, उसको ला के बिठाया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को जाते जाते अपनी लेगेसी को मजीद कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए था, और इस फैसले के खिलाफ अगर मैं कह रहा हूं तो कतन इससे ये मुराद नहीं कि मैं किसी भी लिहाज से बेनिफिशियरी था नैब की अमेंडमेंट का, चूंकि मेरा जब केस इमरान खान साहब के दौर में मुझे गिरफ्तार किया गया नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यस, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, तो मैंने हाई कोर्ट के सामने ये ग्राउंड ली थी कि मुझे नए कानून पे नहीं बल्कि पुराने कानून पे तोला जाए और मेरे केस का जायजा पुराने कानून की रोशनी में लिया जाए। और फिर उस वक्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नैब को सवाल किया कि आपने जिस कानून के तहत इनके खिलाफ केस बनाया है, आप उसी कानून के तहत साबित करें कि कैसे इन्होंने करप्शन किया, और वहां पर नैब किसी भी किस्म का कोई करप्शन का केस बनाने में या पेश करने में नाकाम रहा, और मुझे फिर बाइज़्ज़त तौर पे एक्विट किया गया। तो मैं आपको जब इस केस के ऊपर कमेंट कर रहा हूं तो नॉट एज ए बेनिफिशियरी बट एज समवन जिसने पुराने के लॉ के ऊपर भी एक्विटल ली है और साबित किया है कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए थे। तो नैब का पस मंजर एक बड़ा ड्रैकोनियन लॉ का मार्शल लॉ दौर में जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में ये बना, और इसकी जो पूरी साख थी उसका मकसद ये था कि इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जनाब एहसन इकबाल सर, एक बात बड़ी अहम है, आपने नैब के हवाले से बताया, लेकिन जब आप लोग दोबारा हुकूमत में आए, आपको मौका मिला, तो आप लोगों ने भी नैब को बतौर इदारा बंद नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी कई मरतबा ऑन द रिकॉर्ड हैं फॉर हैविंग सेड कि वो तो कहते थे आप मुकम्मल तौर पर बंद करें, और अगर आपको इस इदारे की इंसेप्शन से ही एतराज है। उल्टा ये कि यू में रिकॉल सर के साबिक जो नैब चेयरमैन थे वो तो क्विट करके गए, उन्होंने बड़ा अनसेरेमोनियसली रिजाइन किया और कहा कि वो सियासी प्रेशर आप लोग उन्हें दे रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ एक्ट करने पर। आपका सवाल मुकम्मल हो गया? जी जी बिल्कुल सर। तो गुजारिश ये है कि जो नैब लॉ है ये चूंकि अकाउंट से मुतालिक है, इसे अगर हुकूमत सादा अक्सरियत से करती 2013 और 2014 के दरमियान, तो उसके ऊपर ये एतराज आना था कि ये गालिबन कोई अपनी एलिजिडली करप्शन है जिसको कवर करने के लिए नैब को कमजोर कर रहे हैं। तो हमने उस वक्त एक कंसेंसस के साथ लॉ ड्राफ्ट किया जिसके ऊपर पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे उनको भी शामिल किया गया, लेकिन जो ही पनामा का खेल खत्म हुआ, पीपल्स पार्टी और पीटीआई उस कंसेंसस से बाहर निकल गए और उन्होंने कहा जी कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ख्याल था कि अब चूंकि मुस्लिम लीग नॉन इस शिकंजे में पकड़ी जाने लगी है तो हम उसको उस शिकंजे से कोई बचने का रास्ता ना दें, लिहाजा उन्होंने नैब लॉ की अमेंडमेंट पे या उसको ठीक करने पे जो कोशिश थी उससे किनारा कशी कर ली। अगर हम कोशिश करते तो एक तरफा तौर पे पास कर सकते थे, लेकिन उसकी फिर एक किस्म की मुखालफत होती कि हुकूमत अपनी अक्सरियत से एहतसाब का कानून बदल रही है और हमारी ये ख्वाहिश थी कि इसको इत्तफाक राय से ही होना चाहिए। तो ये वजह है कि उस दौर में
नैब के लॉ को चेंज नहीं किया जा सका। और अब भी जो नैब में अमेंडमेंट्स की थी हुकूमत ने, इसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं थी कि जिसका मकसद किसी को फायदा देना हो। ये तमाम वो अमेंडमेंट्स थी कि जो मुख्तलिफ नैब केसेस में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या काउंसिल ऑफ जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके फैसलों के अंदर जो नकाइस बयान किए गए थे, उन नकाइस को ठीक करने के लिए नैब के लॉ को ठीक किया गया था। अब अगर इन्होंने इसको तनसीख की है तो मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा जो निशाना और ब्रंट पड़ेगा वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पे पड़ेगा, क्योंकि ये अब उसी कानून का सामना करेंगे जिसकी छलनी से हम लोग तो गुजर चुके थे। और अब मेरा ख्याल है कि अगर ये बहाल भी होगा तो शायद हम पे उस तरह हमारी जमात पे असर ना हो, लेकिन अब इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग जिनको अब अपने तो सर ये इंटरेस्टिंगली बात ये प्रोफेसर साहब कि क्या पीटीआई चेयरमैन को ये बात पहले से नहीं पता थी, क्योंकि वो तो चैलेंज करने वाले थे, उन्होंने ही तो चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट जाके। और अगला जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आपका क्या होगा, क्योंकि आप लोग भी शायद बहुत सारे अपने जो एग्स हैं आपने इस बास्केट में रखे हुए हैं कि नए जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं उनके काजी फायज ईसा साहब, उनके होते हुए आपको कोई एग्जेम्पलरी रिलीफ मिल जाएगा अदालतों से। देखिए, मैं इससे कतई नजर के नैब के इस लॉ की तनसीख करने में किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, इसका एक बड़ा पहलू है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कवानीन को तनसीख करने का लाइसेंस रखती है। अगर इस प्रेसिडेंट्स को मान लिया जाए, फिर कोई भी कानून साजी जो पार्लियामेंट करेगी वो उस वक्त के चीफ जस्टिस की विम्स के ऊपर, उस चीफ जस्टिस की पसंद के ऊपर डिपेंड करेगी। जो चाहे मर्जी चीफ जस्टिस पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक सुपरा पार्लियामेंट का इदारा बनेगी कि जो इस बात के ऊपर, ये एक अलग जुडिशियल रिव्यू का तस्वर है कि जिसमें यह देखा जाता है कि कोई कानून साजी जो है वो आइन के स्ट्रक्चर से मुतसादिम ना हो। लेकिन जिस तरह की कानून साजी को हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को चंद पिछले महीनों में किया गया, उससे तो आइन भी रीराइट हुआ। जो पंजाब का केस था जिसमें हमजा शहबाज साहब की हुकूमत खत्म की गई और वहां पीटीआई की हुकूमत लाई गई, वहां पर जो नो कॉन्फिडेंस के आइन की शिक है उसको रीराइट कर दिया गया और उसकी जो रिव्यू वो भी नहीं सुनी गई, ना उसको लगने दिया गया। और ये केस जो था इस पर भी हमने बार बार कहा कि इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि जो बेंच है इसके अंदर 3 जजों में से 2 जज साहिबान वही हैं कि जिनके बारे में ये तासुर है कि वो खास किस्म के फैसले सुनाते हैं या खास किस्म की उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वाबस्तगी। और यही सर, यही तमाम बातें मोर और लेस जस्टिस मंसूर अली शाह के जो इख्तिलाफी नोट है उसमें भी दर्ज है कि ये फुल कोर्ट इस मामले पे बनाया जाता, जो अभी भी आप भी जो अभी बात फरमा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये फरमाइएगा एहसन इकबाल साहब कि एक तो जाहिर है हम नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो साबिक सबसे इंपॉर्टेंट अलाय थे यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दे सीम टू हैव एन एंटायरली डिफरेंट वर्जन ऑन यू सर। वो ये कहते हैं कि आपके साथ एक बिल्कुल अलग मामलात हैं। कल शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि फेवरेटिज्म आपकी पार्टी को पावरफुल कॉरिडोर से हासिल है। फिर बिलावल भुट्टो साहब भी उन्होंने बहुत दिलचस्प बयान दिया है बिलावल साहब ने आज ही आफ्टर द सीएसी मीटिंग, तो ये प्लीज सुनिए, जवाब फरमाइएगा। सीएसी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने जो एतराज़ात हैं, जो शिकायतें हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारा एक नुक्ते नज़र हो सकता है, उसको हमने सदर जरदारी साहब के सामने रखा है। तकरीबन बेसिकली वही बात हमारा सीसी में हो रहा था। ऐसे ना हो कि हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पांव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं गला पकड़ते हैं। राय शायद कुछ लोगों का हमारा सीसी में यही था, मगर हमने ये फैसला किया कि हम सदर जरदारी साहब को वो इख्तियार दे कि हमारा या जिसका भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज होगा, सदर जरदारी साहब हमारा इन एतराजात को एड्रेस कर सके। जी एहसन इकबाल साहब, इत्तेहादी हैं जो मुश्किल में पांव पकड़ते हैं, जब नहीं होते मुश्किल में तो गला पकड़ते हैं, और
पिछले रोज पहले बिलावल साहब ने इस बात पे भी बड़ी तनकीद की कि आप लोग इलेक्शंस की तारीख क्यों दे रहे हैं। फरवरी के इलेक्शंस की बात इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता लेकिन PMLN को पता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को थोड़ा सा पुख्तगी से बात करनी चाहिए। पहले भी चंद उन्होंने ऐसे बयानात दिए थे कि जिनके ऊपर हमें मजबूरन जब जवाब दिया तो कुछ बदमज़गी हुई। हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो, वो हमारे साथ कोalition पार्टनर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये नहायत ही गैर संजीदा बयान है कि मुस्लिम लीग नून ने फरवरी का इलेक्शन का बयान क्यों दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया और उसमें हर सियासी जमात ने उनसे बातचीत की। हमने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप इंतखाबात कब कराने पे आपका प्लान है और कब तक इंतखाबात होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आईनी तौर पे पाबंद हैं कि हल्का बंदी नई मरदमशुमारी के बाद करें और 15 दिसंबर हमने हल्का बंदी की हतमी तारीख दी है। इसके बाद जो इलेक्शन साइकिल है वो तकरीबन 55 से 60 दिन पे मुश्तमिल होता है, तो उसके बाद तकरीबन 2 माह के अंदर इंतखाबात मुनक्कद हो सकते हैं। तो उससे हमने पूछा, इसका मतलब तो यह है कि अगर 15 दिसंबर में आप हल्का बंदी मुकम्मल कर लेंगे तो 2 माह तो फिर वर्स्ट फरवरी बनते हैं। तो उन्होंने कहा यूं ही समझ लीजिए। और उसके बाद फिर हमने बाहर जो प्रेस टॉक की उसमें इस बात का इयादा किया कि जो हमारी बातचीत हुई है उससे उन्होंने फरवरी में इंदिया दिया है कि इलेक्शन होंगे। और फिर हमने बल्कि उन्हें तजावीज़ दी कि जो हल्का बंदी का शेड्यूल है उसको 10 से 15 शॉर्ट किया जा सकता है। और मुझे खुशी इलेक्शन कमीशन ने हमारी उन तजावीज़ की रोशनी में हल्का बंदी का शेड्यूल 15 दिसंबर से 30 नवंबर तक रिवाइज किया। तो हमने तो जल्द इंतखाबात के लिए तजावीज़ दी और फिर इस पे आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी लिटिल इन्फॉर्म्ड अबाउट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो इलेक्शन साइकिल है आइन के अंदर वो 54 से 60 दिन के अंदर मुकम्मल होता है। तो अगर हल्का बंदी वो 30 नवंबर को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात भी हो जाएंगे।